अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो आज हम जिस ड्रामे में बात करने लगे हैं वो है कर्ज़े जान। कर्ज़े जान। कर्ज़े जान में सबसे पहले बात करते हैं दादी के ऊपर। दादी के ऊपर जिधर से ड्रामा भी शुरू हुआ था, जी। जो वो कुरान खानी करा रही हम्म होती है इनके भाव और शफा इनके पास। अच्छा, ये रिया दादी के ऊपर और उन कैरेक्टर्स के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में दर्ज देने वाली लोग। असल में अब जिस फॉर्म में दीन बचा है अनफॉर्चुनेटली, वो क्या है, कुछ शक्लें आपको यूट्यूब पे कुछ रिचुअल्स। स्कॉलर यूट्यूब पे स्कॉलर्स और लेक्चर्स मिल जाएंगे ना। एक तो ये हो गया। अब रियल लाइफ में आते हैं। अब रियल लाइफ में क्या है, कुरान पाक की तिलावत और फिर उसके बाद कुछ कुरानी मदारिस वगैरह यानी दीनी मदारिस वगैरह, और इसके अलावा कुरान खानी और दर्स देने वाली कुछ खवातीन जो थोड़े से दीनी शौरी दीन वाले जिनको समझा जाता है, तो वो दर्स का एक दर्स वाला स्टाइल है। अच्छा, और फिर उसके बाद और इससे आगे भी कोई दीन अब बचा है या नहीं? रिचुअल्स हज उम्र, हाँ, वो ज़कात, वो है। रोज़े, हाँ, अफ्तार पार्टीज, अफ्तार पार्टीज, रमज़ान के रिचुअल्स, रमज़ान के ठीक है। ड्रामे। तो अब ये देखें कि वो ये कैरेक्टर से यहाँ से बात स्टार्ट हुई है। दर्स क्या करता है, क्या दीन जिस तरह से बताया जाता है या रिचुअल्स जिस तरह और से इंफॉर्मेशन याद कर लेना और सब कुछ आता होना और मुंह से सही 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 बातें सही बोलना। सही 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 से बातें बोलना, ठीक है। तावन वो क्या कहती है दर्स में, क्या कह रही थी? तुम्हारी जुबान से और हाथ से किसी को बेवा को नुकसान ना पहुंचे। और फिर उसके बाद ये और भी फिर हाथ से नुकसान पहुंचाए यतीम को और बेवा को और जुबान से भी। हाँ, तुम्हारी जो ठीक है। तावनु अलल बिर्री वल हाँ। वो और बिर्री और तकवा, और फिर वला तावनु अलल उद्वानी वल इसमें वल उद्वान। तो अब ये बातें बोल दी हैं मुंह से आपने और घर भेजा और पीछे अपना ये start दम कर कर दिया है। एक मुझे सिर्फ दादी के कैरेक्टर में थोड़ा सा अच्छा लगा था कि ये चौथे बिल्डिंग मंजिल की बना रही, वहां मुझे थोड़ी सी हैरत नहीं। हुई। हाँ, उसने कहा था कि अगर एनओसी, उसने कहा अम्मी हमने एनओसी सिर्फ 4 का लिया हुआ है और हम छठी बनवा रहे हैं। तो उसने कहा, उसकी ये नेगेटिव वो, उसने कहा कि अगर छठी बनवा ही रहे थे तो देखते ना कि वो गिरती ना, इस तरह की उसने बात की। अच्छा, ये उसने कहा कि तुम सामान का तो ख्याल रख लेते, यानी ये उसने बहुत ही, मुझे उसकी बुरी लगी थी बात। अच्छा, मुझे तो ये लगा कि अच्छा इसमें ये कानून के नहीं, मुताबिक, अच्छा अच्छा, ये फिर मैंने उसे वहां पे समझा इसको, नहीं। ठीक है। अच्छा, अब तो मतलब ये एक जो डाइकोटमी जिस हद तक डीप रूटेड हो चुकी है, अगर हमने इसको अंडरस्टैंड ना किया और ये दीन के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन, दीन के नाम पर लोगों को मैनिपुलेट और करना, दीन के नाम पे अपने आइडियाज उनके अंदर डालना, और चले दूसरों को फिलहाल छोड़ें, अपनी बात करें। जो हम जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, हम मुंह से कुछ चीज़ें बोल रहे हैं, उसके बाद हमें कोई सेल्फ अवेयरनेस के बगैर भी क्या कोई दीन शुरू होता है? वो दर्स जो हम बोलते हैं और सुनते हैं, और उनका मैंने कितने दर्स देने वालियों को सुना है कि हम दर्स देते हैं, मैं बात करते हैं, लेकिन अपने मसाइल इतने शदीद और इतने गंभीर हैं कि हेल्प की ज़रूरत है। अच्छा, इसी तरह पिछले दिनों मुझे कुछ वास्ता ऐसी सिचुएशन से पड़ा कि एक खातून ने मुझे बताया कि मैंने कुरान का ये कोर्स किया है और अपनी लाइफ टोटल क्योटिक, यानी क्योटिक तो मेरी भी है, सबकी होती है, यानी इस तरह की कि अपनी ज़िंदगी में इतने हेल्पलेस हैं और प्लस नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है। तो मैं सोचने पे मजबूर होगी कि ये कौन सा कुरान और दीन हम पढ़ रहे हैं कि जिसके बाद हमें अपनी ज़िंदगी के ना प्रॉब्लम सॉल्व करने आ रहे हैं, प्लस मुंह से बोलने को ही क्या खुदा हमसे डिमांड करता है, अच्छी बातें कहने को ही, और किरदार से फिर उसकी कोई जोड़ नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लिंक नहीं है। अब इसकी थ्योरी, इसकी एजुकेशन तो खैर बहुत ज़्यादा है, उन्होंने लेकिन बहरहाल इस ड्रामे के अंदर ये बात कम से कम प्रेजेंट करने के लिए काफी अच्छी उन्होंने दिखाई है कि बीच में काफी बार मैंने एपिसोड में नोटिस किया है कि वो ये कॉन्ट्रडिक्शन ही दिखा रहे हैं कि एक तरफ ये यानी कि ना सीन कट हो जाता है एकदम से, दादी दे रही होती है दर्स, हाँ, और सीन कट होता है और वहाँ पे पोता जो है वो अंदर बैठ के नशे कर रहा है, हाँ, हार्ड ड्रग्स कर रहा है अंदर बैठ के वो। और उसके बाद काफ़ी बार ये होता है कि दादी फिर से कोई दर्स दे रही है, कोई दम दरूद कर रही है, कोई नमाज़ पढ़ी होती है और सीन कट होता है जी, और फिर से
जो है बेटा भाई कहीं पार्टी शार्टी में कोई कुछ सीन कर रहा होता है और इस तरह की चीजें, तो वो एकदम से वो कॉन्ट्रडिक्शन दिखाते हैं विद इन, यानी विद इन लोग, इस तरह के लोगों के घरों में या इस तरह के लोगों की खुद भी हरकतें, बोलना कुछ और, अपने आप को समझना परसीव करना कुछ और दूसरों को अपना आप कुछ और परसीव करवाना, और फिर एक्शन उसे कम्प्लीटली ऑपोजिट करना। और फिर चूंकि उनको वो टर्म्स पता होती हैं कि हमने कभी एहसान नहीं जताया, अब हम एहसान जताना बुरी, यानी फिर उन टर्म्स को भी दोबारा एक्सप्लॉइटेशन के लिए और ये सब कुछ बोलना कुछ और, यानी कि पहले से एक, यानी कहते हैं ना नैरेटिव बिल्ड कर देना, वो डिस्कोर्स फैला देना। और मैं आपसे हर वक्त बोलती रहूं कि खाला मैं आपको नहीं मारी और साथ में मारी हूँ, तो इस किस्म की वो कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन है कि क्या है ये। और हमने तो हमेशा इसका ख्याल रखा, इस बेवा को हमने कफालत की और ख्याल रखा की, और साथ आप कुछ और कर रहे हैं, तो आप इतना कंफ्यूज कर रहे हैं अगले को कि वो आपके एक्शंस को जज भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपके वर्ड्स इतने डिफरेंट है। बिल्कुल। और फिर इन्होंने जिस तरह से उनको रखा हुआ था, इसने जिस बेवा को रखा, उसमें इतने मतलब गंदे गंदे मफादात, और सीरियसली ये बात हम आसानी से एक इंसान जान भी नहीं सकता। जो बड़े अब्बू हैं, अब बड़े अब्बू ने अपनी भाभी को घर में रखा हुआ है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। आई डोंट नो वो इस बारे में सेल्फ अवेयर हैं कि नहीं हैं, क्या पता उन्होंने अपने दिमाग के कॉन्शियस में यही बताया हुआ हो कि हमने इनको अपने भाई की बेवा को रखा, एहसान कर रहे हैं, अपनी भतीजी को पढ़ा रहे हैं, नशवा को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गहराई में उतरे तो एक तो वो से अपने मतलब क्या मैं उसके लिए इस्तेमाल करूँ, कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर, ठरक पूरे कर रहे हैं नहीं तो हाँ, एक तो वो उसको गलत नजरों से देख रहे हैं, हाँ, यानी उसके साथ एक इलिसिट किस्म की रिलेशनशिप तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो कंसेंशुअल बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन, एक हरासमेंट टाइप अब्यूज नहीं ही है ये एक तरह का अब्यूज तो होगा एक किसी तरह का। अच्छा, उसने यहाँ से मैं दोबारा बोलती हूँ कि उसने बेवा को घर में रखा है। पहली जो बहुत ऑब्वियस फैक्टर ऑफ कोर्स कि इनके हिस्से की जायदाद ना जाए, घर, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब भी सोच रहा होगा कि हम इसकी कफालत करें, उसने अपनी तो नेक नामी भी हमारे हाथ में आ जाएगी, ठीक है। हम लोगों से, सोसाइटी से, माशरे से हम बहुत सारी गुडविल भी हासिल कर रहे हैं कि हमने रखा हुआ है, एहसान है, और वो लोगों के सामने उसकी फेवर बड़ी करती है, जाओ तुम मुझे करो, को भी शायद वो उससे थोड़ा बहुत अच्छाई को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में एक और जो ग्रे या डार्क शेड है, वो उसके ऊपर उसकी अच्छी नज़र भी नहीं है। वो उसको अपनी भाभी को बिल्कुल अच्छे रंग से, अच्छी नज़रों से नहीं देखता, और कभी कभी मौके का फ़ायदा उठा के वो हरासमेंट टाइप की हरकतें भी करता है। तो इतनी सारी चीज़ों को रखा हुआ है एक इंसान के अंदर। आई थिंक ये जो कैरेक्टर है, ये काफ़ी कैरेक्टर ऐसा है कि जिसमें जो पूरी तरह डार्क नहीं है, बड़े अब्बा के रूप में वो अच्छा है, कुछ उसके एक्शन इतने अच्छे हैं। बेटी और बीवी और बेटे के साथ वो बिल्कुल अच्छा होगा, उनको कभी अपने बाप की साइड शायद उन्होंने सोचा नहीं, वो नहीं, बड़े अब्बा का बड़ा कैरेक्टर में शायद उनको वैसे देखो अमार को उसने मारा है, अमार को कैसे उसने मारा है, ठीक है, डांटा वांटा है, मतलब ऊपर से वो काफी फेयर किस्म का उसका है परसेप्शन, ठीक है, घर में। तो मैं पता है मुझे झूठ कितना बुरा लगता है। हाँ, नशवा जी को वो कहता है, और सेम जब उसको पता चला ना अमार के बारे में, जब उसने सुनी उनकी बातें, तो मुझे ऑनेस्टली लगा कि वो जाके नशवा को कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम घर के बारे में इस तरह बातें कर रही हो, मेरे बेटे के बारे में। मैं भी लेकिन वो फौरन अपने बेटे के पास गया और उसने जाके उसको मारा, लेकिन फिर उसको प्रोटेक्ट भी किया, पता नहीं। देखो ये तो मजबूरी है ना, अपना गुस्सा तो निकालना है, लेकिन गलत तो कहा है, ठीक है। अब सोसाइटी के सामने प्रोटेक्ट करने लगे, लेकिन अंदर जो से ये भी वो जैसे नानियां दादी होती हैं बाजू का, या माएँ होती हैं, अपने बच्चों की बात गलत जो हरकत होती हैं उनको सोसाइटी के सामने या दूसरों के सामने पर्दे डालेंगे। चले, आई थिंक किसी हद तक तो ये सही है, लेकिन क्राइम्स में करना सही नहीं है। नहीं, मेरा तो ख्याल है मैं नहीं, किसी भी हद तक मैं किसी हद तक मैं वो ठीक नहीं समझती। मैं कहती हूँ कि सोसाइटी को भी ओपन होना चाहिए, एज एन ह्यूमन लेना चाहिए। गलतियां हो रही हैं, मेरी बेटी ने गलत कर दिया है, मेरे बच्चे से कुछ हो गया, तो बच्चे हैं, बेटे की परफेक्ट परसेप्शन बनाना क्यों जरूरी है? तो मैं इसको नहीं ठीक समझती। जो गलतियां हो रही हैं वो गलतियों को भी एडमिट करना चाहिए। और लेकिन कुछ लोग इसका, मेरा तो खैर नहीं, लेकिन वैसे आपको बता रही हूँ कि कुछ लोगों का ये होता है ना कि
करेक्ट इन प्राइवेट और पता नहीं प्रोटेक्ट इन बाकी। हाँ वो एक कबीले टाइप में ट्राइबल एरिया में फिर भी होगा, लेकिन मैं उन assumptions को फिर फिलहाल इस सोसाइटी के अंदर जो इतनी ओपन हो चुकी है और इतना इवॉल्व हो चुके हैं हम, तो उसमें मैं ये और मैं कौन इवॉल्व हुआ है। हाँ सोसाइटी के लिहाज से तो बहरहाल चलें, फिर है, ठीक है। बहरहाल इंसानी और इंसान ह्यूमन बींग्स के बारे में जो मेरी assumptions हैं उसके लिहाज से मैं इसको ठीक नहीं समझती। बहरहाल लेकिन ये है कि ये फिर बड़ी दूर की बात है ना, जो मैं अगर अपना पूरा आइडिया एक्सप्लेन करूँ और फिर उसके बाद यानी अभी इधर अपनी बेटे बच्चे की मैं बुराई करना शुरू करूँ, पूरा माशरा आके अब मेरे बच्चे को बैश करना शुरू कर दे, तो ऑफ कोर्स क्या ही मचेगा, तो इस तरह तो नहीं। अच्छा फिर लेकिन खैर बड़े अब्बा की बात इस तरह से है। अच्छा जो बड़े अब्बा के बारे में आप कह रही थी कि वो वाली बात पहले ख़त्म कर लेते हैं जो हम दीन वाले एस्पेक्ट पे कर रहे थे कि ये डायकोटमी इतनी ज़्यादा हो गई है। इसमें मैं कुछ सजेशंस देना चाहूँगी कि देखिए लोगों की, हाँ हमें अगर अपने मामलात चलाने हैं तो हम सिर्फ ज़ुबान पे ना जाएं, ठीक है, मामलात को देखें कैसे हैं, ठीक है। अच्छा किसी की हो सकता है कि अल्फाज जो हैं वो बड़े ब्लंट बोल्ड और डिफरेंट टाइप के हों और स्ट्रेट फॉरवर्ड हों और वो किसी को हर्ट करते हों, लेकिन उनके कंडक्ट्स बड़े पोलाइट और बड़े सिविल हों, ठीक है। और इसी तरह किसी के एक्ट्स बड़े अनसिविल और अनएथिकल हो सकते हैं, लेकिन उनके जो वर्ड्स हैं वो बड़े इसके बारे में ना काइंड और अपैरेंटली गुड नजर है। इसके बारे में कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट नहीं है जो भी, खैर तो वो काफ़ी वो पॉपुलर भी था आजकल, वो ये कि काइंड होना और नाइस होना, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो बहुत काइंड होते हैं यानी कि एक्ट्स में, चीज़ों में, लेकिन चूंकि वो नाइस नहीं होते यानी कि वो मुंह से हर वक्त मीठा 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 नहीं बोल रहे होते, तो लोगों को लगता है कि वो अच्छे नहीं है, चाहे उनके एक्ट्स अच्छे भी हो। कुछ लोग होते हैं कि वो नाइस होते हैं बस और वो काइंड नहीं होते, तो उनके बारे में वो परसेप्शन बन जाती है। कुछ लोग होते हैं जो दोनों ही होते हैं, दोनों ही नहीं होते, तो वो बहुत ये तो ना तो मतलब हम इतने शैलो हो चुके हैं कि हम दोनों चीज़ों को इकट्ठा नहीं मिला के या रिलेट करके देखते। तो मैंने खुद भी और हम दो आइडियाज को एक साथ नहीं ले सकते। हम सोचते हैं दो चीज़ों को हम यानी दो डिफरेंट चीज़ों को एक साथ कंसिडर करते हैं तो हमारा दिमाग ही ग्लिच करने लग जाता है। हाँ, कि हम देखते हैं कि यार इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं तो ये कैसे बुरा कर सकते हैं, और आपके सामने भी वो कर रहा हो तो आपसे बात वो एक्सेप्ट नहीं होती। एक बंदे के अंदर इतनी सी भी आपके अंदर आपसे लेयर्स एक्सेप्ट नहीं होती, इतना हम चीज़ों को सिंपल वे में देखते हैं। अच्छा और फिर इसी तरह या इसको सिंगल पर्सपेक्टिव होना भी कहते हैं। अच्छा इसी तरह फॉर एग्जांपल अभी अच्छी बातें बयान करने वाला है अच्छे, तो उसके कंडक्ट्स में थोड़ी सी भी खराबी नहीं देखी जा सकेगी। एक होता है स्लिप होना और एक होता है कंसिस्टेंटली किसी का बुरा होना, तो और या फिर अनअवेयर होना। तो इन सारी चीज़ों के अंदर मेरा ख्याल है कि सवाल पैदा करने चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, आप जानने की सीखने की लोगों को कोशिश करें। किसी के अंदर कोई बुराई नज़र आई है तो मेरा ख्याल है कि ऑल दो इस पर बहुत बुरे हो सकते हैं लोग, बहुत बुरी तरह रिएक्ट करें, लेकिन अगर आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपने सिपारा पढ़ के रखा है और फिर उसके बाद आपने गीबत शुरू कर दी है और मैयत भी सामने पड़ी हुई है, तो फिर सवाल नहीं करना चाहिए हमें कि फिर हमने पढ़ा अभी क्या है, इस तरह की चीज़ें। और या फिर दर्ज दे रही हैं और फिर एक तरफ लड़ाई भी उतरे में दर्ज दे रहे हैं और आप बातें करें और वो रिलेट ही नहीं कर पा रहे कि दर्ज तो आप बड़ा अच्छा दे रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन उसी वक्त आप किसी के बारे में बदगुमानी रख रहे हैं, तो इसके बारे में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कोई, और सवाल भी नहीं पैदा होता कि कोई इसके बारे में आगे से कह दे कि आप कैसी बात कर रही हैं, तो फिर आपने अगर इतना दर्ज वर्ष पढ़ी तो फिर गीबत कैसे करी आप। तो ये मेरा कहने का मतलब था कि हम इस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं है कि हम अच्छी बातें अगर कह रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं, तो फिर हम सवाल करने की रविश को थोड़ा सा आम करें, और अगर कोई बिहेवियर्स और एक्शन समझ में नहीं आ रहे हैं तो हम उसको समझने की कोशिश करें, सो दैट अगर कोई गलत है तो वो उसके बारे में सोचिए, अगर कोई सही है तो वो उसके बारे में हम राय को सोच समझ के कायम करें। खैर ये दादी के करैक्टर के बारे में था। बड़े अब्बा के बारे में जो उसकी डायमेंशंस हैं वो बड़ी टिपिकल है, ज़ाहिर ऐसे ही होता है, अपने बच्चे पे अपनी उस पर बात आती है तो फिर हम हर तरह का स्याह को सफ़ेद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अमार का कैरेक्टर, अमार, और वो क्यों ऐसे बना, दादी और बड़े अब्बू की वजह से। हमने उसमें चीख ड्रामा में अगर आप वजी का करैक्टर देखें, इसमें ऐश के जुनून में आप शरोज का करैक्टर देखें, और ये जो कर्ज़े जहाँ है इसके आप अम्मार को देखें। इन तीनों के करैक्टर्स में आप देखेंगे कि इनके पीछे
बचपन का पैटर्न खड़ा है। इनके प्राइम केयर टेकर्स जो भी हैं, जैसे वजी का बड़ा भाई था और शेरोज की माँ थी और अमार का अमार का बाप और दादी। हाँ। तो ये ऐसे इनके प्राइम केयर टेकर्स, जब ये बच्चा खतरे में पड़ता है वो आके इसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अच्छा, अब जब बच्चा खतरे में पड़ा है तो वो उसको पता है वो किसी भी अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह आपने इडियट नहीं, वजी चीख में वो कहता है, वजी आखिरी किस में जाके बोलता है कि याद है भाई, बचपन में जब मैंने एक लड़के को खूब मारा पीटा था तो आपने कहा था कि प्रिंसिपल ने मुझे कहा था कि मैं इसे निकाल दूंगा या कुछ, तो आपने मुझे बाहर आके ये कहा कि मेरा सीना थपथपाया, मेरी कमर थपथपाई और मुझे कहा कि हाँ कि ऐसे ही मारते हैं, यानी इस तरह से कि तुमने तो खूब जोर दिखाया और प्रिंसिपल के सामने अपोलॉजी ये वो करके और मेरे पे क्यों इस तरह से। तो वो कहते हैं कि उस वक्त अगर उस दिन आपने मेरी इस्लाह की होती तो मैं आज इतना बड़ा, यानी कि मैं कातिल ना बनता, क्रिमिनल ना बनता। तो हम बाज़ माएँ, बाज़ बाप, बाज़ दादियाँ, नानियाँ, बाज़ हमारे फैमिली के कुछ और हम लोग क्या करते हैं कि परमिसिव पेरेंटिंग में इस हद तक आगे चले जाते हैं, यानी बच्चे को इतना दे दिया है, वो सही कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट करते करते उसकी, और या फिर हर फरमाइश पूरी करते करते। तो ऐसे बच्चों का ने क्रिमिनल ही बनना है। और जब उनको हर खतरे से बचा लेना, हर इंसल्ट से बचा लेना, हर जगह पे उनको उनके आगे शील्ड बन के खड़े हो जाना, जैसे अमार के बारे में साहब बताया जा रहा है कि उस पर पहले भी इतने चार्ज बन चुके हैं, उसको छुड़ा लिया जाता है, ये जाता है। तो ये जाहिर जाफर जैसे, अगर जाहिर जाफर का मैं इसलिए नाम ले रही हूँ कि उसने अपने मुंह से इकरार किया था और वीडियोस भी आ गई थी, तो और इसके अलावा और भी बहुत सारे सबूत मिल गए थे। तो सब कुछ यानी उनके बारे में है। तो मैं सिर्फ उनके बारे में उसका नाम इसलिए ले रही हूँ कि वो एक डिक्लेयर्ड क्रिमिनल था या है, जिसमें कम से कम, तो बाकी किसी के बारे में अब ज़ाहिर केसेस ही नहीं इतने क्लियर होते। तो इस तरह के लोग कैसे बनते हैं? माँ बाप ने देख लिया कि उसने एक बच्ची को मारा, उसको किस तरीके से क्या क्या कुछ हुआ है, उसके बाद भी वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये नहीं फैसला करे कि यार हम इसे अब इस जगह पे तो लेट गो कर दें कि यार ये नासूर बन चुका है। इससे पहले वो इतने केसेस, वो जो उनके काउंसलिंग थेरेपी सेंटर्स वगैरह में वो इतने केसेस कर चुका था, ये केस उनके सामने आया, लेकिन इस स्टेज पे भी वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हैं और आज तक देख लें कि बस वो ऐसे ही फिर रहे हैं। तो इसके बारे में सीरियसली हम सोचें कि हम ये जो आजकल एक्चुअली फ्रीडम का पैराडाइम आ रहा है, ऑटोनमस बच्चों को बनाने के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, तो सारे लोग ये तो पूरी तरह पेरेंटिंग का जो पूरी होलिस्टिक अप्रोच है वो तो सीखने में किसी का कंसर्न है नहीं, क्योंकि हम तो बस माशरे से रवा रवी भेड़ चाल में कॉन्सेप्ट्स लेते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि आपको लगता है कि ऑटोनमस होना गलत है अगर कोई सिर्फ ये वीडियो देखे, ये देखे ना, तो इसीलिए ना वो देखे ना, मैं तो खुद हर वक्त ये कह रही हूँ कि बच्चों को ऑटोनॉमी देकर आपने बड़ा करना है, रेज करना है। आप बाकी सारे ड्रामा रिव्यूज में देखेंगे तो हमने सिर्फ ऑटोनॉमी की बात की है, बट जहाँ पर बात आती है कंट्रोलिंग पेरेंटिंग के से एक और डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल परमिसिव पेरेंटिंग है, और मैं परमिसिव पेरेंटिंग को भी ठीक नहीं समझ रही और कंट्रोलिंग को भी ठीक नहीं समझ रही, एंड दीज आर पोल्स अपार्ट, टोटली ऑपोजिट। मैं प्रोग्रेसिव पेरेंटिंग को, कॉन्शियस पेरेंटिंग को ठीक समझ रही हूँ, और वो एक सीखने की चीज़ है। वो क्या है, वो कैसे उसमें आप एक फॉर्मूला नहीं है। जिस तरह कंट्रोलिंग में आपने हर वक्त रोकना है और परमिसिव में आपने कुछ भी नहीं कहना, और कॉन्शियस में आपने हर चीज़ को देखते हुए फैसला करना है। और उसके फिर छोटे 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 रूल्स एंड रेगुलेशंस, फॉर एग्जांपल 100 कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर आप सॉल्व करना या 100 तरह के डिफरेंट सिचुएशंस को डील करना सीख लेते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कि आप आगे कोई ना कोई फॉर्मेट बनाना सीख जाएंगे। और जाहिर है ये 2-3 साल लगा के अगर किसी ने ये तरबियत ले ली है तो फिर वो इंशाल्लाह अपने बच्चों को बेहतर तरीके से रेस करने की, यानी ऑटोनॉमी देते हुए उनको अच्छा रेस करने के काबिल हो जाएगा। लेकिन लेकिन किसी एक की ऑटोनॉमी से दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो ऑटोनॉमी या फ्रीडम नहीं है बिल्कुल। तो यानी ऑटोनोमस रखना है उसको अपने लिए, लेकिन जब उसकी ऑटोनॉमी दूसरे की ऑटोनॉमी के अंदर घुस गई है, अब यानी ऑटोनॉमी यानी मेरी फ्रीडम, जब दूसरे की, मेरी जुबान, अपने बारे में तो जो मर्जी है कि मेरी जुबान जब दूसरे को डिफेम करने लगी है, दूसरे को करने, अब इसको अम्मार को कोई एहसास ही नहीं है, क्या यार एक लड़की थी, एक लड़की के लिए तू ये कर रहा है, यानी आपने ड्रग्स ली, आपने अपना मजा पूरा किया, आपने अपनी पावर को, चले पार्टी में आप चले गए, वहां तक ठीक है, आपकी फ्रीडम थी, लेकिन अब आपने उससे आगे आपने अपनी पावर को एग्जिबिट कर दिए एक बंदे के ऊपर, उसकी जान ही लेने को आप आ गए और आपको समझ में ही नहीं रहे।
तो दिस वे ये तो आखिरी दर्जे का क्राइम है, और इस तरह के लोग अगर जिंदा बचेंगे तो मजीद से मजीद खराबी करते चले जाएंगे। ड्रग्स कर रहा है अपने तक थी, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा, और फिर जब इस तरह से उनको प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा तो वेल ये एक बहुत ख़तरनाक बात है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो आजकल के पेरेंट्स अब नया फार्मूला सीखेंगे और वो फ्रीडम के कायल हो रहे हैं और वो हर जगह, तो मुझे लगता है कि उनका झुकाव या इंक्लिनेशन ज़्यादा परमिसिव पेरेंटिंग की तरफ हो जाएगी, या फिर कन्फ्यूज्ड पेरेंटिंग, एक नई टर्म निकाल लेते हैं, कभी कंट्रोलिंग, कभी परमिसिव, कभी कंट्रोलिंग, जो मोमेंट पे जॉनसन है, या फिर इम्पल्सिव पेरेंटिंग भी रखा जा सकता है इसका नाम। तो अपने इमोशंस का चलना ये कोई तरीका नहीं है खुदारा। इसके बारे में इन ड्रामों से ही, मैं पहले भी मैंने कहा था कि अगर ड्रामों से ही सीखना है तो फिर ड्रामों से ही सीखना है यार, कि इस तरह एक मुजरिम किस तरह बनते हैं, इस तरह बनते हैं। आप इन तीनों कैरेक्टर जिनका मैंने नाम लिया इनको देखें कि किस तरह बनते हैं। और भी वो उल्लू बराए फरोख्त नहीं में भी एक बड़ा अच्छा, खैर उसके पीछे उस तरह का नहीं था। आगे चलते हैं जी। इसमें नशवा के बारे में आप बताएं। आप नशवा के बारे में नशवा के बारे में ये कि नशवा का कैरेक्टर आई थिंक उसकी एनवायरनमेंट के लिहाज से जिधर सबकी मोरालिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है उसमें, लेकिन उसमें फिर भी उसने अपनी नेचुरल उसको सेंस को मेंटेन रखा हुआ है। मुझे लगता है इस तरह, ठीक है। या फिर उसके आसपास के लोग कितने अनकॉन्शियस की दादी दर्द दे रही हैं, कहीं कुछ हो रही है, माँ ये सब कर रहा है, उसकी चची बनती हैं आई थिंक, वो जो अमार की माँ, बड़े बेगम की बीवी ताई जो है वो उसकी कपड़े शपड़े बस ले रही हैं। बीनिश का अपना बस रिलेशनशिप भी चल रहा है, उसका और कोई सीन नहीं है, और माँ उसकी पूरे दिन जो है वो काम करने में लगी हुई। तो उसके अंदर उसने अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखा हुआ है आई थिंक, क्योंकि सर्वाइवल मोड में भी है ना, एजुकेशन उसका मकसद है, वो लेना चाहती है किसी तरह। एक्चुअली ये भी बड़ा मसला है कि उसको कंटिन्यूअसली फाइट करनी पड़ी अपने पढ़ने के लिए, इसलिए तो वो अपने एक्टिव है। हाँ वो एक्टिव है ना, उसको जिंदगी में से एक मकसद बना लिया, और मकसद छोटा भी हो तो इंसान को बचा देता है, लेकिन दूसरी तरफ तो कोई मकसद। और उन्होंने दिखाया कि जब उसको मार का पता चला तो वो शुरू में थोड़ी हेजिडेंट थी उसको गलत कहने में या उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने कहा कि यार नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ करना चाहिए। मेरा कजिन है, इसका ये नहीं मतलब मैं इसे प्रोटेक्ट करूं। हाँ, और सर बुरहान से के आगे वो अपनी रेपुटेशन को सेव करना चाह रही थी, और कि मतलब सर बुरहान को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे और इस तरह से होगा। लेकिन बाद में उसने फिर वो जब उसको पता चला कि इतना केस ज़्यादा हो गया, तो फिर उसने सर बुरहान के सामने अपनी इज्जत, सो कॉल्ड इमेज की कुर्बानी दी, और फिर उसने जाहिर है उसको वो किया। फिर अब बात करते हैं सर बुरहान की। सर बुरहान, आप बताएं। सर बुरहान की पर्सनालिटी, एक तो मैं कहती हूँ अगर रियल लाइफ में कोई सर बुरहान होगा तो 40-45 साल का होगा, थोड़ा वो बहुत ही छोटा है, केसेस करके जो सा है वो काफी एक्सपीरियंस है, वो कोई 23 साल का 24 साल का, वो बड़ा उसको यंग दिखा दिया है। तो अगर वो इतना बैरिस्टर है तो फिर मतलब उसको थोड़ा वो रुझा हुआ और अधेड़ उम्र का मेरा ख्याल है सर बुरहान होना चाहिए। ये एक मुझे लगता है कि ठीक नहीं है इस कैरेक्टर में, ये तो बिल्कुल हीरो ही दिखा दिया। वैसे ही है जिस तरह हर ड्रामे में कोई जो मेन कैरेक्टर रहता है वो सीईओ होता है। हाँ, तो कैसे वो सीईओ बन गया 28 साल की उम्र में, वो पूरी एम्पायर कैसे खड़ी कर लेते हैं। हाँ, क्या उसने 5 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, क्या सीन क्या था सीन, कुछ समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे 25 साल वो बुला देते हैं, हमने थोड़ी सी चीजें इग्नोर करके एक परफेक्ट मेल लीड कैरेक्टर बना। और ये हर जगह पे वही, जैसे अभी वो इतनी सितमों की मारी हुई ये गैर ड्रामे में वफा, हाँ, और रोज मतलब इतना वो उसको सुपर डुपर तैयार किया हुआ है कि कहीं से लग ही नहीं रहा कि उसके साथ कुछ गलत भी हो रहा है। दिखाना चाहिए ना थोड़ा सा कि कुछ। मैं इस पे बात करने जा रही थी, आपने कहा भी वो बाद की बात है, उसमें वो फिर बीच में ही रह गया था तब मैंने बोला। हाँ अच्छा, और तो बहरहाल ये अच्छा, इसके अलावा लेकिन बड़ी मज़े की पर्सनालिटी है। डेविल्स एडवोकेट वाला जो रोल है वो मतलब मुझे लगता है कि मुश्किल है, यानी कि जिस तरह वो इस तरह के लोग आई थिंक बहुत सिखा देते हैं अपने आसपास वाले लोगों को, डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे के। अच्छा, ऐसा नहीं है वो आई है, वो बड़ी पैशनेट बनने की कोशिश कर रही है और हम भी उसके साथ हैं, हाँ जैसे ही काम पे लग गई है और इस तरह से, लेकिन वो कह रहे हैं जाएं, ठीक है बीमार हैं, जाएं 3 दिन का रेस्ट करें, आपकी अम्मी को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, जाएं छुट्टी करें। अच्छा, और हम मतलब वो सर ये केस वो केस और क्या कर लिया है हाँ, और ये मैंने मतलब देखा है कि वो जो शुरू में बड़े लाइक बड़े कोर्सेज शुरू होते हैं, बड़े जज्बा दिखा रहे होते हैं कुछ लोग, और फिर उसके बाद तीसरे चौथे लेक्चर में सब गायब होते हैं और कुछ भी नहीं होता, और इस तरह से। तो एक जो उसके अंदर मेच्योरिटी का फैक्टर दिखाया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा।
बड़ी सटल सी मेच्योरिटी है, बड़ी एक अट्रैक्शन है उसके कैरेक्टर के अंदर। और इसी और तरह वो वही एक्टर है जो सालिस है हाँ। तो उसका मतलब है कि मैंने तो उसका पहले कोई इतने खास ड्रामा से देखा ही 2 एक साथ ही। दोबारा ड्रामे में ये था बेटे के रोल में। उसमें मुझे कोई याद नहीं है उसके बारे में तो खैर, लेकिन उसमें तो वो कितना वीक पर्सनालिटी है और इसमें लेकिन हाँ इसमें यहाँ हम ये कह रहे थे कि इसने कैरेक्टर को इतना अच्छा ओन किया, उसमें इसकी बॉडी लैंग्वेज पर्सनालिटी भी उसमें इसकी वीक है, उसमें वो स्लाउचिंग और ऐसे लटका इधर और खोया और बस इस तरह का लड़का और इसमें इसकी बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल पर्सनालिटी भी, यानी कि अपरेंट पर्सनालिटी वो भी बड़ा वो अच्छी उसने कैरी किया कैरेक्टर के साथ। हाँ तो ये और अपने बाबा के साथ भी बड़ा स्वीट सा है। और ये है कि इस ड्रामे में उसके लुक्स के बारे में बड़ी बात हुई है। मेरा हैंडसम बेटा, मेरे हैंडसम अबू, और ये यार वो दोनों जब आपस में बात करते हैं, तो मैं जब लड़कियां देखती होंगी सर बुरहान इतने खूबसूरत और डैशी ठीक मतलब सही तो ये इसकी मतलब ये क्या है, मतलब ये कहाँ इतना ज्यादा ही होता है। मैं सोचता हूँ जब मेरा बेटा इतनी शायरी वाली बातें करता है तो जजेस इसके बारे में क्या कहते हैं भाई, मतलब थोड़ा सा क्या मतलब इसकी कोई इतनी तुक नहीं थी। और फिर ये कौन सा मतलब डायरेक्शन दे रहे हैं, मतलब लोग जो भी हैं ठीक है चलो कभी कभी कह देती हैं, वो बहुत ज्यादा देखा था। कोई टीचर के किसी में फैंड उसमें चले जाते हैं, फैंडम ही होता है क्रश में, और तो चलो वो होता है सीन कभी, लेकिन और ठीक है आई डोंट नो, लेकिन थोड़ा ज्यादा था जाए ना कि ज्यादा ही थी। हाँ और ये था कि सर बुरहान जिस तरह अच्छा सर बुरहान का भी एक पॉइंट हो रहता है वो जब ना हाँ वो इस तरह के बहुत सारे ड्रामा में कैरेक्टर्स होते हैं, मेल लीड कैरेक्टर्स जो दिखाते हैं कि भाई बहुत रिजर्व्ड है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, बहुत जैसे मतलब जिस तरह वो ग्रम्पी सनशाइन वाली ट्रोप होती है। नहीं बताऊँ जिसका नहीं वो जो दिखाते हैं कि लड़की बहुत ज़्यादा, जो आपने जब भी मैट देखी है ना, हाँ देखिए ये वाली ट्रोप या दीबू और रुमैर और इस तरह की। अच्छा यानी एक जो लड़का है कोई एक बंदा है वो बहुत ग्रम्पी और इस तरह का है, और दूसरा जो है वो बहुत कोई सनशाइनी और राइट ठीक है कलरफुल रेनबो टाइप है। ठीक है तो इस तरह के दिखाते हैं हमेशा बहुत सारे कैरेक्टर्स, लेकिन उनकी ना वो बस वो एक सुपरफिशियल हद तक की होते हैं कि वो रिजर्व है या फिर वो उनके अंदर कोई डेप्थ नहीं होती इतनी, लेकिन इसमें ऐसे लग रहा है कि वो है असल में मैच्योर। अच्छा हाँ लग रहा है ये हमारी असेसमेंट है, ये हमारी असेसमेंट है, पता नहीं आगे घर लेके दिन क्या करेगा उसके बाद। हाँ अभी तो सिर्फ कुछ एपिसोड्स आएंगे तो हम सारी चीजें फिर वापस ले लेंगे ज़ाहिर अभी तक तो जितनी इन्फॉर्मेशन है उसी के मुताबिक बात की जाएगी ना। अच्छा और उसकी ना ये भी सर बुरहान की बात बड़ी अच्छी लगी, वो कहती है कि सर कोई लड़की अपनी इज्जत को ऐसे क्यों करेगी, तो उसमें जो उसका कॉन्टिन्यूसली सिखाने का तरीका है ना कि वो सिचुएशन को कहते हैं कि ना जिस जगह पे भी उसके नशवा के या उसके जो कलीग्स के इमोशंस आ जाते हैं ना, तो वो इमोशंस को डिटैच कर निकालता है कि उसके इमोशंस को वहाँ से निकाला जाए। और अब कभी भी आपने जो है ना यानी इमोशंस में आके, और ये हमारी लाइफ के लिए भी बड़ी अच्छी लर्निंग है जो वो उसको दे रहा है सर बुरहान जो नशवा को दे रहे हैं। जिन लोगों ने किसी की हेल्प करनी है अगर वो खुद इमोशंस में आ जाएंगे तो फिर वो हेल्प नहीं कर सकेंगे और जिन लोगों से उन्हें लड़ना है उनको इमोशंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर अगर इमोशंस में चले जाएंगे तो आप सही से ऑब्वियसली हेल्प नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप पहली बाइस हो गए तो आप क्या इंसाफ की जंग लड़ेंगे। ठीक है, यानी अगर आप एक औरत हैं और आप करेंगे औरत अपने आप को क्यों बदनाम करेगी, तो फिर तो इसका मतलब है आप इंसाफ की आपने तो पहली जजमेंट पास कर दी, अब आप किस के लिए फाइट करेंगे, कोई बात प्रूव कैसे करेंगी। हाँ ठीक है, तो वो जो कानून की लैंग्वेज सिखाना चाह रहा है और जो रेशनल होना चाहिए किसी चीज को देखने के लिए, तो ये इसमें बड़ी उसने 3 4 5 जगहों पर वो बड़ा अच्छा वो किया वो, और ये बहुत अच्छी सीन से ये ना थे जहाँ पर वो उसने एक जगह पे ये कहा, फिर दूसरी जगह उसने वो हरासमेंट वाले भी उसमें करेक्शन की बात को कर रहे होते हैं उधर ऑफिस में, तो वो कहते हैं कि असल में वो है भी लड़का और वो हमेशा उसको फेवर करते हैं, तो कहता है अच्छा कजन राइवलरी, अच्छा वो लड़का है इसलिए आप उसे जेलस हैं या इस तरह कुछ। वहां पर भी यानी कि उसने दूसरा ही पर्सपेक्टिव दिया है, तो दूसरा पर्सपेक्टिव देगा। अच्छा पेरेंट्स होंगे वो बाजू का कोई आके मतलब आपको बच्चा आके शिकायत लगा रहा है मामा मेरे कजन है चाची ने में से ये कर दिया फूफो ने, तो हम कहेंगे हाँ तो तुम ना जाना आइंदा उनके घर, मतलब हम इस तरह से कह देते हैं, मतलब हम तो नहीं लेकिन इस तरह से होता है। ठीक है, अपने बच्चों को फौरन फेवर कर देना, अगली बात ही ना सुन, नहीं उस वक्त ये सवाल करना कि ऐसा क्या हुआ था, तो क्या सीन क्या था, आपने क्या किया था, उसने क्या किया, हाँ ये सिचुएशन उस वक्त क्या थी, इस तरह की चीजें।
तो वो बड़ा उसका ये सर बुरहान के बारे में ये अच्छी बात थी। और अगर ये इस तरह के सीन्स और हैं जिसे वो अपने लॉ के बारे में भी कुछ बता रहा है, और वो मेरा ख्याल है वो हम भी अपनी ज़िंदगी के बारे में केसेस को एनालाइज करने के बारे में सीख सकते हैं, तो ये बात अच्छी थी। और अच्छा ये भी है कि वरना वो दिखाते हैं कि भाई बिजनेसमैन है और बिजनेस की कभी कोई कोई यानी कि वो बिजनेस दिखाते हैं जब मीटिंग हो रही है, मीटिंग कुछ नहीं पता कि किस चीज़ का बिजनेस है, कभी पता नहीं लग सका और क्या मीटिंग हो रही है। लेकिन अब इसमें वो लॉयर्स हैं और कुछ ना कुछ उस बस मैं उससे सब्जेक्ट एरिया से रिलेटेड ऑडियंस को भी तो पता लगना चाहिए ना। कोई कभी कोई आर्टिकल की डिस्कशन हो जाए, कभी कुछ ये हो जाए, बिल्कुल यानी सिर्फ ड्रामा में वो एक प्रॉप, किसी का प्रोफेशन एक प्रॉप नहीं होना चाहिए, बल्कि एक कैरेक्टर का प्रोफेशन बस यानी कि बस है वो इस तरह उसके अंदर ना उसकी कोई झलक है उस चीज़ की, ना कोई इंक्लिनेशन है, ना उसकी डेली लाइफ में इस तरह के। फॉर एग्जांपल अगर कोई लॉयर है तो उसकी आम लाइफ में भी उसकी वो टर्म्स यूज करेगा, लेकिन वो बंदा भी बिजनेस मैन है या लॉयर है या डॉक्टर है और वो वहीं तक है और ना कभी उसने उसके बारे में कोई बात की ना कुछ और किया, बस वो उसका एक अच्छा ये मैं बताती हूँ कि इसका थोड़ा थोड़ा सा जो रंग इस तरह का नजर आया ना कि उन्होंने उन प्रोफेशंस को इनकॉर्पोरेट किया या उसके बारे में अवेयरनेस दी है। इसमें नंबर एक ये जो जफा ड्रामे में दोनों की जो डॉक्टरी है ना, तो इनके बारे में जैसे हसन का है वो फ्रीलांसर है, ये कंपनी है, जो भी उसका कुछ पता नहीं चला, क्या कुछ पता नहीं है वो क्या करता है, 4000 कराची का घर कहाँ से आया, वो क्या काम करता है, और ना वो कभी ऑफिस गया ना, हमेशा घर में पाया जाता था, किसी कमरे के पीछे खड़े होकर उनकी बातें 12 बजे कभी कभी आ जाता थी, जिस वक्त ये एंटर होती थी बस उसी वक्त या उससे पहले आ चुका था तो उसकी प्रोफेशन कुछ पता नहीं है। लेकिन नुमैर और मावरा इनके वो जब अच्छा उन्होंने उनका लिंक भी किया कि अच्छा मावरा तो गायनेकोलॉजिस्ट थी और वो ऑन्कोलॉजिस्ट था कैंसर की, तो वो काफी अच्छा था क्योंकि वो कह रहा था मैंने कहा कि मेरे कोई बच्चे नहीं हो सकते, तो मैंने इसको कितना लिंक था बिल्कुल कि मैंने क्यों इसको ऑप्ट किया। और इसी तरह दूसरा उसने जब वो हुआ तो मावरा टॉर्चर में जब वो पड़ी हुई थी हॉस्पिटल में, तो जिस तरह जाके रिपोर्ट ले रहा था, इसी तरह कैंसर के कुछ पेशेंट्स को ना वो आके बताता है कि इसका क्या है, तो रिपोर्ट्स की वो टर्म्स सर पता नहीं ये इतना है। तो जिस तरह हम वो बाकी डॉक्टर्स आके ब्रीफ कर रहे थे पता चल रहा था अच्छा ये प्रोफेशन है, तो इस प्रोफेशन की ये डिटेल्स हैं। वो इसी तरह उसने जैसे डॉक्टर एज एन डॉक्टर जाके उसके बारे में रिपोर्ट्स पूछी, तो इन दोनों के ना केसेस भी लेते हुए दिखाया वो कैसे इसके बाल हैं लास्ट बीमार हुई तो उसने कहा जैसे बुखार हुआ है, हाँ या कुछ उसे पता था कि क्या सीन चल रहा है, उसने जाके पूछा था। हाँ वो डॉक्टर को ने जब बेटी को चेक किया नादिल को, तो उसने बताया डॉक्टर ने मेयर को, वो फौरन समझ गया कि क्या सीन है, क्या है। अच्छा और इसी तरह दूसरा नहीं ये नहीं है, एक तो ये इस में प्रोफेशंस के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस यानी थोड़ा सा मर्ज किया, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी। और एक और ड्रामा था स्टैंड अप गर्ल। स्टैंड अप गर्ल में नाम स्टैंड अप गर्ल था, लेकिन उसके साथ जो स्टैंड अप वो दूसरा लड़का कौन था, वो जो रैपर था जो लड़का, मुझे उसका नाम नहीं पता, रैपर की उन्होंने, आप यकीन करें हमारा, उन्होंने पूरे लिरिक्स पूरे ड्रामे के अंदर रैपर का कैसे गाना बन रहा है, उसकी क्या है, कैसे धुन रहा है, धुन आधी रह गई है, धुन कंप्लीट हो रही है, और वो ना बाकी लड़के आ रहे हैं उससे सीखने के लिए, जो फेमस रैपर था, तो वो उनको ऐसे करके ना मतलब उसको बता रहे ये उसमें भी इस तरह करके अपना ड्रामा वो कौन सा था उडारी में। अच्छा वो लोग सिंगर्स थे ना, अच्छा तो इतना कुछ था, इतना उसमें काफी नेचुरली उन्होंने इनकॉर्पोरेट, क्योंकि उसमें वो बैंड के बारे में था, वो आपस में सारे दोस्त थे, पता है आपने देखा? नहीं मैंने नहीं देखा। खैर उसमें भी इस तरह था, वो लोग इतनी देर प्रैक्टिस, इतने सारे सीन्स में वो गाने प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इस तरह गाओ, और वो काफी मजे का था। तो इसमें भी तो इसी तरह एक मिर्जा अदीब की शायरी, मिर्जा इसमें एक कैरेक्टर था स्टैंड अप गर्ल में मिर्जा था, तो इसकी शायरी, इसके शेर आ रहे हैं हर मौके के लिहाज से शेर आ रहे हैं, मेरा दीवान मेरी शायरी, तो इस शायर के बारे में भी ये बता रहे हैं। इसी तरह वो जो पटवारी बच्चा बना इनके घर में था लड़का, वो किस तरह यानी गोश्त भाव यानी इस तरह के ना चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन थी। और खास तौर पर इन्होंने वो बस खा रहे होते अब भाई ऑफिस गया, ऑफिस से आ गया, ऑफिस में, लेकिन ये रैपर था और इसकी रैपर्स की किस तरह लड़ाई हुई, किस तरह उसने एक दूसरे की धुनें चोरी की, किसकी बीट ज्यादा थी कम थी क्या था, और वो किस तरह उसको आगे गाना उसका बन नहीं पा रहा, और तो उसने पूरा ना उसके बारे में, तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने मुख्तलिफ डिफरेंट प्रोफेशंस उठाए हैं। इसी तरह स्टैंड अप को जो गर्ल भी थी कॉमेडियन, याद उतना नहीं किसी को पता होता ना, तो स्टैंड अप गर्ल के उसका क्या प्रोफेशन था, वो कैसे उसको कैरी करना चाहती थी, ऑल्दो उसकी स्टैंड अप कॉमेडी कोई बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी जिस तरह उसका नाम था,
वो बड़ी बस आम मैंने सी भी थी। देखा तो हुआ। दोनों शुरू में एक जगह बस जरा सी अच्छी थी, बस बाकी कहीं पे भी इतना अच्छी नहीं थी। वो राइटर पे भी डिपेंड करता है कि वो इतनी कॉमेडी लिख सकता है, अगर उसने ऐसा मेन कैरेक्टर बना दिए तो उसका अपना भी उस प्रोफेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए ना, तो कोई वो random इतना बंदा तो नहीं तो कर स्टैंड अप सकता। जो उसने स्टैंड अप कॉमेडियन में जो नहीं, वो funny डाले नहीं ना, थे, हाँ। जो उसको Bits। क्या उसके जो शोज डाले वो अच्छे नहीं थे अनफॉर्चुनेटली, बड़े आम से थे। बहरहाल तो ये है कि मैं कह रही थी उस ड्रामे को देख के, और थोड़ा सा कोई और भी एग्जाम है, इससे ये ना मैं पूरा ऐसे लग रहा है कि हम मुख्तलिफ प्रोफेशंस को एजुकेट करके यहाँ तक कि उनके टर्म्स भी सिखा सकते हैं। ठीक है, और फिर इससे लोग सीख सकते हैं ना कि यानी किस तरह का एनवायरनमेंट होता है, क्या होता है, अगर कोई इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर कोई दर्जी है या कोई कंस्ट्रक्टर है या इंजीनियर है, और हमें या तो फिर ये भी होता है कि इससे शायद सिर्फ इन्हीं प्रोफेशंस, कोई डॉक्टर लॉयर शॉयर ही होता है, हमें डिफरेंट का भी पता होना चाहिए। और इसके लिए आप हमारा चैनल अनफिल्टर्ड लर्निंग पे डिफरेंट प्रोफेशंस की छोटे छोटे क्लिप्स पढ़े हुए हैं कि कितने डिफरेंट प्रोफेशंस एग्जिस्ट करते हैं, और लेकिन शायद आपने वो कभी ना देखे हों, और मैंने उसके छोटे छोटे क्लिप्स डाले हैं, डाल रहे हैं, और अगर हमारे वॉलंटियर्स बढ़ गए तो बहुत सारे क्लिप्स देखने को आपको मिलेंगे। कि उसका मकसद ही सिर्फ ये है कि अपने बच्चों को प्लीज़ एजुकेट करें कि कितने डिफरेंट तरह के प्रोफेशंस एग्जिस्ट करते हैं, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन सबके बारे में होनी चाहिए। तो बहरहाल ये ये अच्छा, ये भी बड़े मजे का, वो केस किस तरह आता है, बैठे बातें कर रहे होते हैं चाय के, और वो उसको कॉल आती है कि उसकी केस हो गया, या फिर वो किस तरह उसको केस बड़े अच्छे तरीके से उसको मिला, और इस तरह के सीन्स। तो बहरहाल इसी तरह एक और वो जो है उसका हम जर्द पत्तों का बन, उसमें भी उन्होंने बड़ा किया है ना उसकी इंजीनियरिंग को, और उसको हाँ उस पर भी इंशाल्लाह टाइम मिला तो फिर उस पर करेंगे रिव्यू। और इसके अलावा इसमें और कोई कैरेक्टर वो है ताई या बीनेश तो बस उसको तो बीनेश अपनी के बारे मंगनी, में वो ये है बस ये कि- महीन की तरह उसका एक ही है कि मेरी मंगनी और शादी किसी तरह हो जाए ना, उसकी तो जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है फिलहाल। Relations और है, बाकी वो अपना फन separate। मजा वगैरह इसके साथ कर लेती है, अगर नशवा को तो इसके कुछ मजे हो जाते हैं, वो चलो मेरे साथ मार्केट चलो, ये चलो, और ये एक तरह से उसकी उनकी फैसिलिटेटर भी है, तो अच्छी बस है ये- इस तरह से। तो बहरहाल अभी तक ये इतना ही है, और इसमें देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है ये हमने और कल घर का क्या परसों ही सारी बनेगा। एक साथ बिंज वॉच किए हैं, सारी 8 या 7 एपिसोड्स एक साथ ही। ये जरूरी नहीं था बताना। अच्छा सॉरी रोक दिया। ओके, अल्लाह हाफिज। ये सोचो ही कटी रहो। क्या कह रही सोचो ही कटी रहो। हाँ। तो अब वो अब क्या है